गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन है ना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम समांतर माध्य की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, तो एक ब्रीफली अपन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करते समय हमें 3 श्रेणियों के अंदर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, खंडित श्रेणी के अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी में और अखंडित श्रेणी के अंदर। इसके बाद में मैंने बताया था कि समांतर माध्य की कुछ विशेषताएँ होती है। सबसे पहले बताया था कि समांतर माध्य से जो विचलन लिया जाता है वो हमेशा शून्य होता है, और जो विचलनों का वर्ग लिया जाता है वो न्यूनतम होता है। वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इसकी कि समांतर माध्य से सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और इसका मैंने सूत्र बताया था, x⁴ सामूहिक समांतर माध्य यानी कि किसी दो वैल्यू का निकालना है हमें, x⁴ और उसकी n प्लस x⁴ जो दूसरी वैल्यू है और उसका संख्या, और अपॉन n1 प्लस n2। तीसरी प्रॉपर्टी बताने के बाद में मैं चौथी प्रॉपर्टी ये बता रही थी कि अगर समांतर माध्य में गलत समांतर माध्य आपने कहीं पुटअप कर दिया तो उसको सही किया जा सकता है। गलत समांतर माध्य को सही किया जा सकता है। इसके लिए एक सूत्र होता है, और सूत्र है करेक्ट समांतर माध्य इज इक्वल्स टू nx माइनस कर देते हैं इनकरेक्ट मीन और प्लस कर देते हैं करेक्ट मीन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए माना कि दस संख्याएं हैं, इन 10 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 15। कोई 10 संख्या है यानी कि n है, उनका समांतर माध्य कितना है? 15 है। और क्या हुआ कि ये 10 संख्याओं में से कोई एक संख्या गलत चढ़ गई, तो गलत संख्या कौन सी है? गलत संख्या जो है 12 है, और इस 10 संख्याओं के अंदर जो गलत संख्या का जो x⁴ है वो कितना है? 12, जबकि वो होना क्या चाहिए? 15, जबकि वो होना क्या चाहिए? 21 है। तो सही समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसमें हम ये वाला सूत्र मेंशन करेंगे। राइट समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? nx, ये n है यानी कि संख्या कितनी है? 10, और संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि x⁴ कितना है? 15। गलती से क्या चढ़ गई? कौन सी? इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है? 12, ये माइनस कर देंगे, और करेक्ट वैल्यू क्या है? तो ये प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 में से 12 माइनस करना है और 21 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 138
प्लस 21, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 159। तो करेक्ट समांतर माध्य इज़ 159। तो इस तरीके से समांतर माध्य के अंदर यदि x की जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई गलत वैल्यू आ जाए और आपको सही वैल्यू पता है तो आप उस वैल्यू को सही करके राइट समांतर माध्य फाइंड आउट कर सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो समांतर माध्य होता है उसमें प्रतिचयन उच्चावचन यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है वो उसका प्रभाव बहुत न्यूनतम होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि है ना, ये बहुत बड़ा डेटा है, ये ऐसे गलत अलग अलग तरीके से आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और आप इनका अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th, समांतर माध्य पर प्रतिचयन उच्चावचन यानी कि होता है इन्फ्लेक्शन। सैंपल के इन्फ्लेक्शन का इफेक्ट बहुत कम होता है। सैंपल प्रतिचयन उच्चावचन का प्रभाव कम होता है। अब जैसे कि आपने ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया नहीं पता, ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, अलग अलग जगह से आपने डेटा को कलेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, किसी रिसर्च को फुलफ़िल करने के लिए। सपोज़ करो कि यहाँ से जो आपने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पर कोई ऐसी नेचुरल डिजीज़ हो गई, यहाँ पे नेचुरल आपदा हो गई जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आंकड़े इकट्ठे करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम हुई और यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सर्वे कर लिया और यहाँ पे आप पूरे तरीके से सर्वे नहीं कर पाए और यहाँ पे आपने कर लिया और यहाँ पे नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आपने जब इसको पूरे को कंप्लीट एनालिसिस किया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की सहायता से समांतर माध्य की विधि से, तो ये पाया जाएगा कि यहाँ से आपको डेटा नहीं मिला, यहाँ से मिल गया, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से मिल गया, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से मिल गया। तो अलग अलग जगह से जब इसको पूरे को ऑल ओवर समांतर माध्य की विधि से एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि आपने लगभग पूरा अध्ययन कर लिया और जो अध्ययन किया उससे आपने सही प्रकार का अनुमान प्राप्त किया और आप अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम रहे। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ से प्राप्त किया और यहाँ से प्राप्त किया, उद्देश्य आपका एक था लेकिन यहाँ पे किसी कारण से पूर्ण रूप से सर्वे नहीं कर पाए। तो जो उद्देश्य यहाँ पे है वही उद्देश्य यहाँ पे है, इसलिए कहा गया कि कहीं पे कोई डेटा प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कि इन्फ्लेक्शन ऊपर नीचे कहीं डेटा कहीं प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी वैल्यू जो है गलत आएगी और आपका जो किया गया सर्वे है और आपके जो ऑब्जेक्ट निर्धारित किए थे वो गलत है। इसलिए समांतर माध्य कहता है कि आपने अगर कहीं कहीं का अध्ययन कर लिया तो आपने जो है अपने आप में पूर्ण अध्ययन कर लिया और आपका जो डेटा है वो रिलेवेंट है। तो समांतर माध्य पर प्रतिचयन उच्चावचन यानी कि कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हो तो उसका प्रभाव इसके ऊपर न्यूनतम पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि समांतर माध्य पर समांतर माध्य जो होता है उस पर पैमाने के प्रतिफल और मूल बिंदु के परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है। समांतर माध्य पैमाने के प्रतिफल और मूल बिंदु के परिवर्तन से प्रभावित होता है। समांतर माध्य पैमाने के परिवर्तन व मूल बिंदु से स्वतंत्र नहीं होता है। इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब कि स्वतंत्र नहीं होता है।
चेंजेस ऑफ रिटर्न्स स्केल एंड ओरिजिन ऑफ पॉइंट से ये स्वतंत्र नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये x की कुछ वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 और 5। समांतर माध्य ये कहता है कि अगर आप इसमें कोई वैल्यू जोड़ोगे, मान लो आपने यहाँ पे 1 जोड़ दी, यहाँ पे आपने 2 जोड़ दिया, यहाँ पे आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया और यहीं पे 5 कर दिया, और यहाँ पे कुछ जोड़ दिया, मान लो आपने यहाँ पे फिर से 1 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया और यहाँ पे 5 जोड़ दिया। तो पहले वाले का समांतर माध्य कितना है? 5 4 9 10 15 और संख्या कितनी है? n कितना है? x बार इज इक्वल्स टू 15/5, इट मीन्स 5। तो पहले समांतर माध्य कितना था? 15। अब इसका समांतर माध्य निकालते हैं। तो 1 × 1 इज 1 + 1, ये 4 + 2 9 + 3 एंड 16 + 4 और 25 + 5। इसको करेंगे यहाँ से 1, यहाँ से 4 6, यहाँ से 12, यहाँ से 20 और यहाँ से 30। अब इसका समांतर माध्य निकालो। जब गुणा किया और प्लस किया यानी कि पैमाने में परिवर्तन यानी कि मल्टीप्लाई करना, और मूल बिंदु के परिवर्तन यानी कि इसमें कोई चीज़ जोड़ना, तो इसका जो समांतर माध्य है पहले क्या था? 5, लेकिन अब समांतर माध्य कुछ और होगा। क्या होगा? ये 50 60 और 62 के बाद में हो जाएगा ये 58 59, ये हो जाएगा 59/5। तो 5 1 ये हो गया 11.2। पहले समांतर माध्य कितना था? 5। अब समांतर माध्य कितना आया? 11.2। कैसे आया? क्योंकि हमने जो समांतर माध्य है उसमें यदि कोई प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने को कहते हैं पैमाने में परिवर्तन यानी कि उसके मूल्य में परिवर्तन, जबकि मूल बिंदु में परिवर्तन को कहते हैं इसमें कोई चीज़ जोड़ना। तो उससे जो समांतर माध्य निकलेगा वो पहले वाले समांतर माध्य से अलग होगा, इसलिए कहा जाता है ये इससे स्वतंत्र, इसके परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि इसमें परिवर्तन होना एक नेसेसरी थिंग है। यदि आप इसमें कोई भी चीज़ जोड़ोगे घटाओगे तो इसमें परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है समांतर माध्य में सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सर्किल के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर आंकड़े इकट्ठे किए थे, उसमें बताया था कि समांतर माध्य में सभी आंकड़ों को समान महत्व दिया जाता है। 7वां है समांतर माध्य में सभी बिंदुओं को समान महत्व दिया जाता है। कैसे? वही बताया था कि जब भी आप कोई डेटा एनालिसिस करोगे तो उसके लिए अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा इकट्ठा करोगे, तो सभी बिंदुओं से कोई किससे क्या डेटा मिलेगा, किससे क्या मिलेगा, किससे क्या, किसी से क्या, किससे क्या, इसलिए इसमें सभी बिंदुओं को समान महत्व दिया जाता है और सभी को एनालिसिस करके कोई एक ऑब्जेक्ट को फुलफिल किया जाता है। इसके तो अब ये क्लियर हो चुका है कि समांतर माध्य में सभी बिंदुओं को समान महत्व दिया जाता है, क्योंकि हर एक डेटा जो होता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी समांतर माध्य से जब एनालिसिस करते हैं डेटा का तो इसमें सभी बिंदुओं को समान महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समांतर माध्य चरम बिंदुओं एक्सट्रीम वैल्यू, चरम बिंदुओं एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। जैसे कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये एक डेटा है, यहाँ पे है 5
यहाँ पे x की वैल्यू है 15, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 25। ठीक है, आप इसका एनालिसिस कर रहे हो, आप इसका समांतर माध्य निकाल रहे हो। जो भी समांतर माध्य आएगा इसका समांतर माध्य हो जाएगा 20, 30 और 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105/5, 21 आ गया। ठीक है, अब एक चरम बिंदु हो, चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, इसकी लास्ट की वैल्यू और इसके इधर की वैल्यू, यानी कि इसके न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। न्यूनतम इसको बोलते हैं न्यूनतम बिंदु, क्योंकि 5 सबसे छोटी वैल्यू है। 5 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 3। और इसमें इसकी ऊपरी लिमिट क्या हो जाएगी? 25 से बड़ा क्या हो सकता है? मान लो 100। ये हो गया ऊपरी सीमा। अब आप समांतर माध्य निकाल रहे हो, आपने इनका तो समांतर माध्य निकाल लिया, लेकिन अब आपने इसमें कोई वैल्यू और जोड़ दी x की, ये जोड़ दी और ये जोड़ दी, तो क्या समांतर माध्य इससे प्रभावित होता है? तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि समांतर माध्य में यदि कोई भी न्यूनतम बिंदु के ऊपर कोई वैल्यू जोड़ी जाती है और उच्चतम बिंदु के ऊपर कोई वैल्यू जोड़ी जाती है तो समांतर माध्य पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखो पहले वैल्यू कितनी थी? 105। अब 105 में आप 100 + 3 और जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा? 105 + 103 अपॉन 2 वैल्यू नीचे और जुड़ गई, कितना हो गया? 6 to 7। ये कितना हो जाएगा? 208 अपॉन 7, 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 6, 7 हो गया, ये 26 हो गया। तो ये 26 आ गया अब माध्य। पहले कितना था समांतर माध्य? 21 और अब कितना आ गया? 26। तो समांतर माध्य प्रभावित होता है कि नहीं होता? जब भी कोई चरम बिंदु यानी कि न्यूनतम बिंदु और ऊपरी बिंदु के ऊपर कोई सीमा के ऊपर कोई वैल्यू ऐड हो जाती है तो समांतर माध्य पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं जो समांतर माध्य होता है वो स्वयं में सबसे आदर्श माध्य होता है। इसका उत्तर जब आप बहुलक पढ़ोगे और माध्यिका का अध्ययन करोगे तो स्वयं ये समझोगे कि समांतर माध्य संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो है और सभी माध्य से सर्वश्रेष्ठ माध्य होता है। तो नेक्स्ट है समांतर माध्य। एक आदर्श माध्य है। क्यों है? क्योंकि यह माध्यिका और बहुलक से काफ़ी श्रेष्ठ है। दूसरी बात, जब हम अपकिरण पढ़ेंगे तो अपकिरण जो डिस्पर्जन है उसमें जब हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिसको मैं बोलती हूँ प्रमाप विचलन, और मैं निकालती हूँ मीन डेरिवेशन यानी कि माध्य विचलन, तो ये दोनों ही जो मेथड है ये समांतर माध्य के बिना अधूरे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि माना x की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 है। अब मुझे एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए वही मैंने विचलन बताया था आपको। यहाँ पे मेरी f दे रखी है 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो इसका समांतर माध्य लेंगे। सबसे पहले तो समांतर माध्य लेंगे तो इसमें 10 और 5 15 20/5, तो ये कितना हो जाएगा? समांतर माध्य 5। स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है? x बार माइनस x बार यानी कि ये जो 5 आया है मेरा वो, और इसमें से x की वैल्यू माइनस करना। तो मुझे बताओ कि आदर्श माध्य है कि नहीं है? आदर्श माध्य है, क्योंकि जब मैं अपकिरण की विधियों को सॉल्व करूँगी तो पहले मुझे समांतर माध्य निकालना पड़ेगा और उसके बाद में इनका विचलन निकालना पड़ेगा। इसीलिए समांतर माध्य अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि ये हर एक इस मेथड के अंदर इसका यूज़ होता है। इसके बाद में इसके साथ ही ये टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैंने आपको समांतर माध्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया कि जो आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली विधि समांतर विधि माध्य की विधि होती है और यही अपने आप में एक आदर्श विधि है। धन्यवाद।